तो जो आपका ये आधुनिक भारत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कब से कब तक हुआ? तो ये आपका 1707 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, यानी 1707 से लेकर अब तक जो भी हमारा हिस्ट्री है वो सब किसके अंतर्गत आएगा? वो सब मेरा भाई आधुनिक भारत के अंतर्गत आएगा। अच्छा, अब एक प्रश्न बनता है मस्त वाला। कौन सा प्रश्न बनता है? प्रश्न वो बनता है कि आखिर में ये 1707 को क्या हुआ कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। 1707 को क्या हुआ कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई? तो मैंने स्टार बना के लिखा है, इस क्वेश्चन को लिखना एग्जाम में फंस सकता है। तो 1707 यानी आपकी एक डेट है 3 मार्च 1707। 3 मार्च 1707 को क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब क्या हो गया? आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन यह बन सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो डेट भले ही आप न याद रखो, लेकिन सन आपको जरूर कन्फर्म होना चाहिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और कब पूछ लेगा? तो 3 मार्च को हो गई थी। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है। हम शुरुआत करेंगे अपना आधुनिक भारत से, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग 80 से 90% प्रश्न हिस्ट्री के यहीं से बनते हैं। ये सब तो एक कहने की बातें होती हैं, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत। तो आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग डालो जरा, मॉडर्न हिस्ट्री, या हिंदी में कह लें तो आधुनिक भारत, है ना। तो आधुनिक भारत में सबसे पहला हमारा जो आता है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ हेडिंग, क्या हो जाएगा भाई? आधुनिक भारत। बस बातों को समझते जाना, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आधुनिक भारत में आते हैं आपके उत्तरकालीन मुगल। कौन आता है भाई? उत्तरकालीन मुगल आते हैं, ठीक है ना। उत्तरकालीन मुगल। अब उत्तरकालीन मुगल में क्या था भाई कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। पहला तो पॉइंट ये रखो कि 3 मार्च 1707 को क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और हाँ, अब यहाँ से एक मस्त वाली बात, औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के कितने पुत्र थे? औरंगजेब के 4 पुत्र थे। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, है ना। 4 पुत्र थे औरंगजेब के, जिसमें पहले पुत्र का नाम आपके क्या था? पहले पुत्र का नाम भाई आपके मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम। पहले पुत्र थे आपके मुअज्जम, आपके नहीं मतलब औरंगजेब के। और दूसरे जो थे आजम। पहले थे मुअज्जम, दूसरे थे आजम, और तीसरे थे आपके मुअज्जम, आजम, अकबर। तीसरे थे आपके अकबर, और चौथे थे आपके वो कौन थे भाई? वो थे आपके कामवत्स। कौन थे? कामवत्स। तो एक बात तो दिमाग में याद ही रखना, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। इनके 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, अकबर और कामवत्स। देखो, ये जो मुअज्जम है ना, मुअज्जम, ये मुअज्जम ऐसा था कि इसका नाम हम क्या रखते थे? इसको हम बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से जानते हैं। मुअज्जम को हम बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से जानते हैं। और यह जो था सबसे अधिक उम्र का क्या था भाई? सबसे अधिक उम्र का यह सम्राट बना। अब इसकी कभी कभी उम्र भी पूछ ली जाती है, तो मेरे भाई इसकी उम्र जो थी वो 65 वर्ष प्लस थी। 65 वर्ष से अधिक का एकमात्र मुगल कौन सा शासक था? मुअज्जम था, जिसको हम बहादुर शाह जफर कहते थे। अब एक बात और समझो, बात यह है कि इसको हम लोग शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उपनाम है, अगर मैं कह लूँ इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग शाह आलम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, वो क्या है कि इसका जो मुअज्जम था ना, इसका काम राजनीतिक कार्यों में नहीं लगता था। मतलब जो पब्लिक के काम क्या कराने हैं, कहाँ पर ये कमी है, कहाँ पर वो कमी है, इन सब में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसीलिए इसको और एक उपाधि दी गई, जिसको कहते हैं शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर के नाम से किसको जानते हैं? तो वो हम जानते हैं
हैं भाई, किसको, मुअज्जम को। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं, तो आप बताओ कि मुअज्जम, या फिर ऑप्शन में हो सकता है बहादुर शाह जफर प्रथम, या फिर ऑप्शन में हो सकता है शाह बहादुर, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाह ए बेखबर कहते हैं, और इसको हम शाह आलम भी कहते हैं। तो इतनी बात हो गई मुअज्जम के बारे में। ये हो गए पहले पुत्र मुअज्जम। अब दूसरे की हम बात करते हैं, तो उसको हम एक एक करके सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। यहाँ तक बात समझ गए हो तो अच्छी बात है, आगे की बात देखो जरा क्या कहता है, ठीक है ना। आगे आपके दूसरे नंबर पर जो आते हैं, दूसरे नंबर पर पहले तो आगे आपके बहादुर शाह प्रथम, और दूसरे नंबर पर आगे जहांदार शाह। इनको क्या बोलते हैं भाई, जहांदार शाह। अब देखो ये जहांदार शाह जो था, ये अयोग्य शासक था। इसके पहले तो पॉइंट आप ये लिखिए कि ये क्या था, ये एकमात्र अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब क्या था, इसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं था शासक बनने वाला, फिर भी इसको शासक बनाया गया, और इसीलिए इसको हम अयोग्य शासक के नाम से जानते हैं। अगर कहा जाएगा कि उत्तरकालीन मुगल का अयोग्य शासक कौन था, तो जहांदार शाह था। आगे की बात समझो। आगे की बात ये है मेरे भाई कि इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसकी जो उपाधि है वो लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। इसकी उपाधि क्या है, इसकी उपाधि है लंपट मूर्ख। भारतीय इतिहास में हम इसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। और एक बात समझो, एक आपके राजा थे, एक राजा आपके कहाँ थे भाई, तो आमेर, आमेर शहर था, वहाँ के राजा थे। आमेर के राजा कौन थे, तो आमेर के राजा थे जय सिंह। आमेर के राजा थे राजा जय सिंह। कौन था, राजा जय सिंह। तो आमेर के राजा राजा जय सिंह को जो राजा की उपाधि थी वो किसने दी, राजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। ये बहुत एक प्रकार से अगर मैं एक लैंग्वेज में कहूँ तो बहुत फट्टू टाइप का था, है ना। तो ये क्या था कि इनके ऊपर अगर कोई राजा अगर क्या करता था, लड़ाई या युद्ध करने के लिए कहता था, तो फिर क्या करते थे, ये उसको कोई उपहार देते थे, कोई ना कोई उपाधि देते, मतलब जैसे तेल पानी लगा देते थे, है ना। तो इनको राजा की उपाधि, जो आपके आमेर के राजा थे जय सिंह, इसको राजा की उपाधि किसने दी, तो जहांदार शाह ने दी। ऐसे ही एक आपके मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा कौन था, तो मारवाड़ के राजा थे राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह, ये कौन था भैया, राजा अजीत सिंह आपके मारवाड़ के राजा थे। इनको महाराज की उपाधि भी किसने दी, तो इनको महाराज की उपाधि भी किसने दी, तो वो दी आपके जहांदार शाह ने अजीत सिंह को क्या दिया, महाराज की उपाधि दी। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक इसमें पॉइंट आता है, एक इसमें पॉइंट आता है, नाम तो नहीं क्लियर है, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो इसका कार्यभार था, मतलब अगर कोई राजा बनता तो उसके कुछ कार्य होते हैं, तो इसके कार्य को करने के लिए इसकी एक क्या थी, गर्लफ्रेंड थी, है ना। सही भाषा में बोले तो इसकी क्या थी, एक बीबी थी, मतलब शादी नहीं हुई थी फिर भी वो बीबी थी, तो उसके हाथ में सारी डोर थी। वो इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा आपके पास है नहीं, बस वही बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कौन, जहांदार शाह। इतनी बात क्लियर नोट कर सकते हो। फिर तीसरे पे पहुँचते हैं। तीसरा जो था आपका वो थे भैया फर्रुख सियर। तीसरे कौन थे, वो थे फर्रुख सियर, है ना। अब ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तीसरे आपके आते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, इसको आप लोग लिख लेना, फर्रुख सियर। अब फर्रुख सियर के बारे में मैं क्या बताऊं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो फर्रुख सियर को हम लोग भैया किसके नाम से जानते हैं, फर्रुख सियर को, तो हम इनको जानते हैं भाई मूर्ख के नाम से, लंपट मूर्ख के नाम से तो उनको जानते हैं, ठीक है ना। लंपट मूर्ख के नाम से हम किसको जानते हैं, उनको जानते हैं, फर्रुख सियर को। लेकिन अगर मैं कहूँ घृणित कायर के नाम से, किसके नाम से भाई, घृणित कायर के नाम से, तो घृणित कायर हम किसको कहते हैं, फर्रुख सियर को कहते हैं।
फारूक शेख मतलब ये इतना डरपोक था कि इन्होंने क्या किया था कि एक आपके थे 1717 में, 1717 में क्या किया इन्होंने कि बंगाल में अंग्रेजों को बिना कर के व्यवसाय करने की अनुमति दे दी। तो वहाँ से हुआ क्या कि वहाँ से जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया तो खैर ठीक हो, तो पहले की बात हो गई, अभी बताऊंगा आगे। वो क्या हो गया कि उसको हम लोग गोल्डन काल कहते हैं, उसको कंपनी का गोल्डन काल कहते हैं। और गोल्डन काल कब हुआ कि जब 1707 में फर्रुख शेर ने क्या हुआ कि फर्रुख शेर ने बंगाल में, बंगाल जो था वहाँ पर अंग्रेजों को बिना कर मतलब कोई कर नहीं पड़ेगा, आप चाहे जितना व्यवसाय करो, इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उसी को क्या कहते हैं हम लोग गोल्डन काल कहते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई ना। अब सुनो एक बात और, ये एक ऐसा शासक था, ये एक ऐसा शासक था जो खुद से शासक नहीं बना था, खुद से सम्राट नहीं बना था। एक थे आपके हुसैन बंधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। एक थे आपके हुसैन बंधु, इन्हीं को हम नाम से किससे जानते हैं, सैयद बंधु। इन्हीं को हम सैयद बंधु के नाम से जानते हैं और इन्हीं को हम नृप निर्माता के नाम से भी जानते हैं। नृप निर्माता के नाम से भी हम इन्हीं को जानते हैं। इनकी मदद से इसको सम्राट बनाया गया फर्रुख शेर को। अब इनके ओरिजिनल नाम क्या थे, असली नाम क्या थे, तो असली नाम इनके क्या थे, अहमद हुसैन और अहमद अली, ठीक ना। इनके असली नाम क्या थे, अहमद हुसैन, अहमद हुसैन और क्या था भाई, अहमद अली, ठीक है ना, अहमद अली, अहमद हुसैन और अहमद अली, ये आपके क्या थे, ये आपके इनके नाम थे अहमद हुसैन और अहमद अली। ये इनके ओरिजिनल नाम थे, इनके असली नाम थे। इन्हीं को हम लोग हुसैन बंधु, सैयद बंधु, नृप निर्माता के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी क्या हुई, ये पहला एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु कराई गई, मतलब इसकी क्या कराई गई, मृत्यु कराई गई, मृत्यु करा दी गई। और जब मृत्यु करा दी गई तो बात कुछ ऐसी बनी कि मृत्यु इसकी कराई किसने, अब ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो आपके हुसैन बंधु थे, इन्होंने ही इसकी मृत्यु करा दी। और इसकी मृत्यु के बाद जो आपके राजा बने, जो सम्राट बने, वो बने रफ़ी उद जात, रफ़ी उद जात और रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद जात और रफ़ी उद दौला, ये आपके क्या बने, शासक बने। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ रफ़ी उद जात की, तो ये सबसे कम उम्र का सम्राट बना। सबसे कम उम्र का सम्राट कौन बना, तो सबसे कम उम्र का सम्राट आपके रफ़ी उद जात बनते हैं। तो ये इतनी बात यहाँ से आपको याद रखनी है। अब मैं आगे कुछ बातें आपको बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट करना। तो यहाँ तक की बात की में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग पहुँचते हैं ना भाई। तो क्लियर ना मेरे दोस्त, यहाँ तक एक क्वेश्चन मेरे भाई या दो क्वेश्चन यहाँ से फंसा के जाओगे, हल्के में बिल्कुल भी टॉपिक को लेकर मत पढ़ना, है ना। चलो अब देखो आगे की बात। आगे क्या होता है कि एक आते आपके मोहम्मद शाह, एक कौन आता है आपके, मोहम्मद शाह। इनके बारे में बस कुछ ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखने हैं। मोहम्मद शाह, ठीक है ना। अब देखो मोहम्मद शाह के टाइम में क्या हुआ कि इनके टाइम में एक तो क्या हुआ भाई, बात को समझना। एक आपके थे राजा राम मोहन राय, कौन था, राजा राम मोहन राय, सब लोग इनसे वाकिफ हो गए। राजा राम मोहन राय को जो इन्होंने राजा की उपाधि दी, वो किसने दी, तो मोहम्मद शाह ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कितने दी, तो मोहम्मद शाह ने दी थी। और इन्होंने इनको भेजा था, देखो ये था क्या कि ये मोहम्मद शाह ये कुछ डरपोक टाइप का था, ये भी कुछ डरपोक टाइप था। इसने क्या किया कि अंग्रेजों से क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों से एक वैल्यू मतलब जो एक होती पेंशन, उस पेंशन को ले 25 लाख पेंशन को निश्चित किया गया था। तो उस पेंशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। और जब ब्रिटेन भेजा था किस लिए, अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए कि 25 लाख से थोड़ा और ज़्यादा दीजिए हमें, इतने में हमारे राज्य के कार्य नहीं निपट पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी। और राजा
राजा राम मोहन राय की जो समाधि है मेरे भाई, ये भी इसी ने बनवाई है। और कहाँ पर बनवाई है? तो ब्रिस्टल में बनवाई है। कहाँ पर बनवाई? ब्रिस्टल। तो ये भी याद रखना, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में है। और ये ब्रिस्टल स्थित कहाँ है? आपका ब्रिटेन में स्थित है, मतलब इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखो एक बात और सीखो। अगर मैं कहूँ सबसे पहले जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? जजिया कर एक प्रकार का कर होता था, धार्मिक कर होता था, जो कि मुस्लिमों पर नहीं लिया जाता था, बाकी लिया जाता था, है ना, जजिया कर। और यहाँ से एक बात यह भी आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे, इस बात को जरूर नोट करना, जो आपके क्या थे? फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी कर लेना स्टार्ट कर दिया था। यानी अभी तक ब्राह्मण पर कर नहीं पड़ता था, है ना। लेकिन एक फिरोज शाह तुगलक आया, तुगलक वंश का, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ब्राह्मण से भी कर लेंगे। ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर 712 में लगाया था। ठीक है ना, सबसे पहले। तो अब देखो, अब बात आती है कि इसको सबसे लास्ट में हटाया किसने? तो सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह ने ही हटाया। और कब हटाया? तो 1730 में। सबसे लास्ट में 1730 में हटाया किसने जजिया कर को? तो मोहम्मद शाह ने 1730 में हटाया। इतनी बात क्लियर है ना। ये जजिया कर वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कब लगा? 712 में पहली बार किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। अब आगे कुछ मैं युद्ध आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको याद रखने हैं। डेट जिसकी बताऊंगा उसकी डेट भी आप याद रखोगे। देखो भाई, देखिए, पढ़ने को तो बहुत है भैया हिस्ट्री में, लेकिन वही पढ़ो आप जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक से चीज़ों को पढ़ पाओ भाई, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? तो एक सन आता है 1739। 1739, इसको अच्छे से याद रखना। 1739 में क्या हुआ मेरे भाई? करनाल का युद्ध हुआ। 1739 में क्या हुआ? करनाल का युद्ध हुआ। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये युद्ध आपके दो लोगों के बीच हुआ। एक तो नादिर शाह के बीच हुआ, और दूसरे आपके थे मोहम्मद शाह आलम के बीच हुआ। मोहम्मद शाह आलम के बीच हुआ। ये दो लोगों के बीच युद्ध हुआ, नादिर शाह और मोहम्मद शाह आलम के बीच हुआ। इसमें दोस्त नादिर शाह की क्या हो गई? जीत हो गई। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया और मोहम्मद शाह हार गए। जब ये हार गए तो ये जो नादिर शाह था, इसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भारत से ले गया, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ले गया, जिसमें से एक आता आपका कोहिनूर हीरा। पता होगा सभी को, कोहिनूर हीरा या भारत से ले गया। और क्या ले गया? मयूर सिंहासन ले गया भारत से। कोहिनूर हीरा ले गया और मयूर सिंहासन भारत से ले गया। मयूर सिंहासन को हम एक नाम से और जानते हैं, तख्ते ताऊब के नाम से। तख्ते ताऊब के नाम से हम किसे जानते हैं? मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं। और इसको कहाँ रखा जाता था? तो लाल किले में रखा जाता था। ठीक है ना, लाल किले में इसको रखा जाता था, मयूर सिंहासन को। मेरी बात को समझना। कोहिनूर हीरा, अगर क्वेश्चन आए कि कोहिनूर हीरा कहाँ से मिलता है, तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से मिलता है। कहाँ से मिलता? गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा मिलता है। तो नादिर शाह ने क्या किया कि 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह की जीत हुई, मोहम्मद शाह को पराजित करके कोहिनूर हीरा ले गया जो गोलकुंडा की खान से मिला था। उसके बाद मयूर सिंहासन ले गया, जिसके तख्ते ताऊब के नाम से जानते थे। अब इस जो मयूर सिंहासन है ना, इसके बारे में मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। इसे किसने बनवाया? तो इसको बनवाया था औरंगजेब ने। इसको किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और बनाया किसने था? एक आपके आदमी थे बेबादल नाम के।
बनवाया औरंगजेब ने था और बनाया था बेबादल ने। किसको? मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊब के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार कि तख्ते ताऊब का निर्माण किसने करवाया था? तो तख्ते ताऊब का निर्माण शाह औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने और करवाया था, है ना। और कहाँ किसने किया था? तो वो किया था आपके बेबादल ने। ठीक है ना, किसने किया था मेरे भाई? तो बेबादल ने किया था। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखो आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया आपका 1739 करनाल का युद्ध। अब दूसरा 39 के बाद आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं 1757। 1757 में क्या हुआ, जरा उसको समझते हैं। 1757 में मेरे भाई आपका क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ? लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। इसमें हुआ क्या मेरे भाई कि सिराजुद्दौला क्या हो गए? हार गए। और लॉर्ड क्लाइव क्या हो गए? जीत गए। अब यहाँ से क्या हुआ? जब सिराजुद्दौला हार गए तो ये यहाँ से भाग गया। और जब ये यहाँ से भाग गया, ये जाकर काफ़ी समय तक इन्होंने अलग अपनी सेनाएं बनाई, कुछ लोगों को एकत्रित किया, जिसमें अवध के भी सम्राट आते हैं। और फिर जाकर कब भैया? 1761 में बक्सर के युद्ध में फिर से इन्होंने लड़ा। ये 3 लोग थे और यहाँ पर ये अकेला था, लेकिन ये चेंज हो गया था। फिर से ये सिराजुद्दौला की टीम हार गई और ये अंग्रेज लोग जीत गए। वो आगे मैं अभी डिस्कस कराता हूँ। 1757 हो गया। 1757 के बाद एक आता है 1759 सब युद्ध। किसका हुआ? ओडरा का युद्ध, वेदरा इसको बोलते हैं, सॉरी, वह वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध। और ये किसके बीच हुआ? ये अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ये वैसे तो हुआ था भाई अंग्रेजों के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में, और किसके बीच में? सॉरी, अंग्रेजों के बीच में। और आपके आपके कौन थे भाई? फ्रांसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद कौन आया था? उसके बाद डच आए थे और डचों के बीच हुआ था। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आप इतना ही याद रखिए। 1759 के बाद 1760 आया। 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? वाड़ीवास का युद्ध हुआ। 1761 हुआ भाई पानीपत की तृतीय लड़ाई हो गई। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हो गया? 1761 में हो गया। तो इतनी बात आपको याद रखना, सन एक सन यहाँ से बन जाएगा। फिर जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें बनती हैं वो क्या बनती हैं? वो ये बनती हैं कि एक तो बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आपको याद रखना है 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। 23 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ है। उसके बाद आपका आ गया 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की क्या हो गई? संधि हो गई। इलाहाबाद की क्या हो गई भाई? संधि हो गई। ठीक है ना, ये इलाहाबाद की संधि हो गई। तो इतने चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, इतनी चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का बन जाएगा टेट में देखने को। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से ये जो प्लासी का युद्ध है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बक्सर का युद्ध की डेट पूछी जाती है कि बक्सर के युद्ध की डेट विद सन ये पूछ लिया जाता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, आगे आता है कि उत्तरकालीन मुगल का लास्ट शासक कौन था। इतने शासक की बातें कर लिया, आखिरी शासक कौन था आपका उत्तरकालीन भारत का? तो उत्तरकालीन भारत का आखिरी शासक आपका था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर जफर सेकंड के नाम से हम ये जानते हैं, ठीक है ना। अंतिम शासक की बात कर लें तो अंतिम शासक हैं आपके बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड कौन है? अंतिम शासक बन जाते हैं ये कौन से शासक है भाई? अंतिम शासक हैं। मुगल, उत्तरकालीन मुगल के अंतिम शासक ये बन जाते हैं। देखो एक आप लोगों ने बहुत बड़े शायर के नाम सुना होगा, मिर्जा गालिब, है ना।
टिकटॉक पे कई लोग फेमस हो चुके हैं इनकी शायरी कर कर कर, अब तो खैर बैन है। तो मिर्ज़ा गालिब जो मशहूर शायर थे, मिर्ज़ा गालिब वो इन्हीं के दरबार में थे। वो क्या थे? इन्हीं के दरबार में रहते थे। जो मिर्ज़ा गालिब थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, है ना, इन्हीं के दरबार में रहते थे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म बात हो गई, है ना। अब देखो, इतनी बात होने के बाद ये हमारा उत्तरकालीन मुगल ख़त्म होता है। उत्तरकालीन मुगल ख़त्म होता है, यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आगे की चीज़ों को हम सीखते हैं। आगे बात कुछ इस प्रकार होती है मेरे भाई, आगे कुछ बात इस प्रकार होती है कि हुआ क्या, हेडिंग लगाना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, है ना। अब भारत में देखिए, ये यूरोपीय कंपनियां आखिर भारत में आई ही क्यों? भारत में ऐसा क्या था कि यूरोपीय कंपनियां आई? तो यहाँ पर कंपनियां क्या करने आई थी? तो मसाले का व्यवसाय करने, मसाले का व्यवसाय करने आई, व्यवसाय करने। आपको पता है हमारे यहाँ मसाला बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त है, चाहे वो लौंग हो, इलायची हो। आपको तो ये बात पता ही होगी, है ना, केरल साइड में। तो ये हमारे मसाले के व्यवसाय के लिए यहाँ पर आए, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है यहाँ पर कि एक आपके यहाँ पर क्या थे कि एक था आपकी तारीख 17 मई, एक तारीख थी आपकी 17 मई, सन था 1498। तारीख थी 17 मई, सन था 1498। एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा। यह क्या हुआ कि यह केरल आया, लेकिन किस आया? समुद्री रास्ते से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। समुद्री रास्ते से क्या हुआ? समुद्री रास्ते से केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया, ठीक है ना, बंदरगाह पर आया। 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। एक क्वेश्चन यहाँ से लिखो। क्वेश्चन अगर आपसे कुछ पूछेगा कि समुद्री रास्ते की खोज किसने की, तो समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो इस चीज को याद रखना है मेरे भाई। सुनो एक मस्त वाली बात, ये पहले पुर्तगाली आए कि पहले कौन आया, इस बात को जरा हम समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले कितनी कंपनियां आई थी वो आपको याद रखना है। इसको मैं ज़रा सा साफ करता हूँ। इतनी बात याद हो गई होगी कि पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, लेकिन किस सीक्वेंस में आए वो भी पूछ लेता। टोटल कितनी कंपनियां आई? तो टोटल 5 कंपनियां आई। टोटल 5 कंपनियां आई भारत में व्यापार करने, यूरोप की, जिसमें सबसे पहली कंपनी थी आपकी पुर्तगाली। कौन थी भैया? पुर्तगाली। सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली थी। दूसरी कंपनी अगर मैं बात करूं तो वो आ जाती है आपकी डच की। तीसरी बात कर लें वो आ जाते हैं आपके अंग्रेज। और चौथी की बात कर ले वो आ जाते हैं देन लास्ट जो पांचवी आ जाती है वो आ जाती है फ्रांसीसी। कौन से आते हैं भाई? फ्रांसीसी, ठीक है ना। इस सीक्वेंस में याद रखना, ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अब पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया? अगर मैं बात करूं पुर्तगाली में सबसे पहले कब आया, तो 17 मई। कब? ये 17 मई 1498 को कौन आया? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये किसकी सहायता से आया, तो ये अकेले नहीं आ पाया था। अकेले इसके अंदर इतना दम नहीं था कि ये अकेले चला आए। ये एक आपके थे अब्दुल नामी। कौन था? अब्दुल नामी।
अब्दुल अब्दुल मानी कौन था भाई? अब्दुल मानी, सॉरी नामी नहीं, अब्दुल मानी, है ना। कौन था? अब्दुल मानी। अब्दुल मानी आया, अब्दुल मनी आया, ठीक है ना। कौन आया भाई? अब्दुल मनी आ गए, ठीक है ना। इसकी शहादत से कब भारत आया? तो 17 मई 1498 को। और ये डच है, ठीक है ना, ये आपका डजनी डच है, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? डच हो गया। अब देखो बात को जरा समझना। एक आपके केरल के राजा हुआ करते थे। केरल के राजा कौन हुआ करता था? तो जुबेरिन, जुमेरिन कह लीजिए, जुबेरिन किताबों में अलग अलग मिलता है, तो आप इसको जुबेरिन ही समझिए, जुमेरिन। एक केरल के राजा थे जुबेरिन। तो जब ये वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया, तो ये जुबेरिन जो थे, इन्होंने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया कि आइए हमारे पास, मतलब खूब ज़्यादा अच्छे से गले वले लगाए हैं, मतलब यहाँ तक कह लें तो पैर वैर भी धुल डाले थे, है ना। तो ये हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अगर इन्होंने क्या किया, केरल जब आया तो स्वागत सत्कार किया, तो सबसे पहले हमारा व्यवसाय मसालों का कहाँ से होता था? अरब से होता था। तो अरब के व्यवसायियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, है ना। क्योंकि उनसे अभी तक अरब वाले व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन अब कौन करने लगा? पुर्तगाली करने लगे। आपको याद रखना है, पुर्तगाली यहाँ से 1 रुपए का सामान ले जाते थे और 60 रुपए का सामान बेचते थे भाई। सोचो कितना फायदा कमाते थे। पुर्तगाली यहाँ से 1 रुपए का मसाला ले जाते थे और 60 रुपए का मसाला, यानी 60 गुना। इतना तो फायदा किसी चीज में नहीं होता था, है ना। 60 गुना तक बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं कि अब पुर्तगालियों की बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इनमें। इसमें बस 2 ही बातें आपको याद रखनी है कि सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया और सबसे पहली कंपनी कहाँ लगाई गई। तो पुर्तगालियों की सबसे पहली जो कंपनी थी, पुर्तगालियों की जो सबसे पहली कंपनी वो का थी, उसका नाम था दाऊद द इंडिया, ठीक है ना। दाऊद था कि ऐसे करके कुछ था, बहरहाल इतना समझ लीजिए कि आपकी द इंडिया थी। कौन था? द इंडिया, ठीक है ना। इसकी कंपनी थी द इंडिया, ठीक है ना। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ इसके आगे का नाम क्या था। इसके आगे का नाम मेरे भाई कौन सा था? तो आगे का नाम था इसका एस्तादो द इंडिया, ठीक है ना। इसके आगे का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया ये सबसे पहली कंपनी थी। ये कंपनी सबसे पहली थी और ये कब लगाई गई? तो 1502 में। 1502 में ये आपकी लगाई गई, ठीक है ना, 1502 में। अब एक बात को और समझना, ये कहाँ पर लगाई गई? तो कोचीन में लगाई गई। ये कहाँ लगाई गई? कोचीन में लगाई गई, ठीक है ना। तो ये कोचीन 1503, सॉरी यहाँ पर 1503 में कोचीन में लगाई गई। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपसे बताऊंगा। आपको क्या है कि गोवा आप राज्य जानते हो, गोवा राज्य, इसमें कई लोग से अट्टम आए, इसमें अबू कसर आए, ठीक है ना। 4 लोग टोटल आए थे, 4 नवाब आए थे। चारों नवाबों ने अलग अलग चीज़ें की। एक लोगों ने गोवा को राजधानी बना लिया, एक लोगों ने गोवा को क्या किया, व्यवसाय के लिए फ्री कर दिया। तो ऐसे करके काफ़ी सारे इतने डीप में आपका यूपी टेट में कभी नहीं जाता, ऊपर ऊपर ही वो पूछता है, इतने से ही क्वेश्चन बना लेगा वो, देख लेना, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, अगर मैं कहूँ पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब, कितने में आई? तो 1600 में आई, 1600 में। और कहाँ पर आई? तो सूरत में आई, सूरत में आई, ठीक है ना। सूरत में इन्होंने, सूरत में क्या, डचों की बात कर लें, डचों ने सबसे पहले कहाँ पर किया? तो डचों ने मलया अट्टम पे किया, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो इतने बात थी जो कि आपको याद रखना। गोवा आपका आज़ाद कब हुआ है पता है? विधिवत तरीके से तो ये आज़ाद हुआ है 1961 में। 1961 में इसको आज़ादी मिली है, क्योंकि इसको राजधानी बना लिया था किसने? इसको एक थे आपके, किसने?
एक कोई थे इसमें जिसने इस्ताद इंडिया की स्थापना के बाद एक लोग आए थे, इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था 1530 में, है ना। तो 1530 से उसने राजधानी बना ली, उसका पूरा कब्जा हो गया था। तो ये 1947 में भी आज़ाद नहीं हुआ, ये आज़ाद हुआ 1961 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता सबसे लास्ट में कौन सा राज्य आज़ाद हुआ भारत का, तो वो कौन सा हुआ 1961 में। क्लियर बात हो गई ना। तो ये आपका कुछ इतिहास का बेसिक चीज़ें थी। वैसे अभी इतिहास से कुछ पढ़े नहीं हो लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है का मे बी 80 से 90% तक एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, युद्ध से चाहे बन जाए और चाहे यहाँ से बन जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है ना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, 8 बजे की क्लास जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत और